हर इंडियन का सपना होता है खुद का घर लेना, लेकिन आज घर लेना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। 59% इंडियंस कहते हैं कि वो कभी अपनी जिंदगी में घर खरीद नहीं पाएंगे। 2025 के सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया की टॉप 7 सिटीज में प्राइसेस 10% से 34% तक इंक्रीज हो गए हैं। प्राइस टू इनकम रेशियो एक मेजर है जो बताता है कि आपकी कितने साल की इनकम से आप घर खरीद सकते हो। आइडियली अगर ये रेशियो 5 से कम है तो बढ़िया रहता है, यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आप 25 लाख तक का घर अफोर्ड कर सकते हो। अब ये रेशियो यूएसए में 3.6 है, जिसकी मार्केट काफी महंगी कही जाती है, लेकिन इंडिया में कितना है? 11, यानी अफोर्डेबिलिटी के डबल से भी ज्यादा। मुंबई में ये नंबर 14 पर है, जिससे कंपेयर करो न्यूयॉर्क से, वहां भी ये नंबर सिर्फ 12 ही है, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट है। आज एक तरफ तो इंडिया के 90% काम करने वाले लोगों की मंथली सैलरी 25,000 से भी कम है, वहीं दूसरी तरफ शहरों में वन BHK के फ्लैट्स का कम से कम रेट 50-60 लाख से शुरू होता है। तो आखिर क्यों आज एक आम आदमी घर ले नहीं पा रहा है? क्या इसके पीछे इंडिया की पुअर प्लानिंग है, करप्शन है, या कोई पॉलिटिकल माफिया है जिसके चलते आम आदमी पिस रहा है? जानेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास आगे की वीडियोस पहुंचती रहें। इंडिया में हर साल लाखों लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर मिनट 25 से 30 लोग गांव से शहर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, यानी हर रोज 36,000 से 43,000 लोग माइग्रेट कर रहे हैं। और आज इंडिया में मेन घरों की डिमांड इन्हीं लोगों से है, जो कि 50 लाख से अंदर है। वो इसी रेंज में घर चाहते हैं और इसी रेंज में सप्लाई सबसे कम है। इंडिया में आज ऐसे लगभग 1 करोड़ घरों की कमी है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये गैप 2030 तक 3.12 करोड़ तक पहुंच जाएगा। मतलब जिनके लिए घर बनने चाहिए उनके लिए तो सप्लाई है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखो, दिल्ली एनसीआर में 2023 में लॉन्च होने वाले नए फ्लैट्स में से लगभग 51% यूनिट्स 80 लाख से ऊपर थी, जिसमें हाई एंड, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है। 2024 की डेटा के अकॉर्डिंग ऐसे लग्जरी हाउसिंग का शेयर 59 से 60% तक हो गया है, जो ये सिग्निफाई करता है कि नया घर लेना तो आम आदमी के बजट के दूर दूर तक नहीं है। 2016 से 2020 इंडिया की टॉप सिटीज में लो इनकम ग्रुप की हाउसिंग डिमांड करीब 20 लाख थी, लेकिन गेस करो सप्लाई कितनी थी? सिर्फ 25,000। आज इंडिया में हर साल इनकम बढ़ती है 5.5% की ग्रोथ से, लेकिन हाउसिंग के प्राइसेस बढ़ रहे हैं 9.5% की ग्रोथ से, यानी सिर्फ एक साल में 4% का डिफरेंस है। और सिर्फ 5 साल में घर आउट ऑफ रीच हो जाता है, जब ये डिफरेंस 20% पर पहुंच जाता है। और यहाँ से शुरू होती है प्रॉपर्टी मार्केट की फर्स्ट बड़ी प्रॉब्लम, FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। इसका बेसिक मतलब है कि आप एक लैंड के ऊपर कितने फ्लोर बना सकते हो। इंडिया की मेजॉरिटी सिटीज में ये नंबर 1.3 से 3.5 है। कंपेयर करो यूएसए से, जहां पर ये नंबर 15 है, और सिंगापुर में 25। यानी आप बड़े शहर में एक लैंड की पीस को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, जहां पर एक ही प्रॉपर्टी में काफी लार्ज पॉपुलेशन रिसाइड कर सकती है। लेकिन इंडिया में ये नंबर काफी कम है। आज इंडिया में सिर्फ 100 स्काई स्क्रैपर्स हैं। कंपेयर करोगे यूएसए से, जहां पर 1000 है, चाइना में 3,500 है, इवन फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, वहां भी इंडिया से ज्यादा स्काईस्क्रैपर्स हैं। तो आखिर ये FSI गवर्नमेंट बढ़ाती क्यों नहीं है? इसका रीजन आप कमेंट में गेस कर सकते हो। हिंट देता हूँ, ये सरकार के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। आज इंडिया में घरों की डिमांड तो है, लेकिन उस सेगमेंट से जिनके लिए कोई घर बना ही नहीं रहा, और जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं, वो ऑलरेडी 2-3 प्रॉपर्टीज लेकर बैठे हैं, जिस वजह से एक आम आदमी का बजट और भी ज्यादा हिल जाता है। रियल एस्टेट का असली गेम दिखता है जब आप बिल्डर की बैलेंस शीट देखते हो। एक एवरेज बिल्डर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट होती है, लेकिन जब वो फ्लैट बेचता है तब ये प्राइस 6,000 से 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो जाता है। 2024 में मुंबई के बांद्रा वेस्ट एरिया में फ्लैट का प्राइस 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपीज था, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिर्फ 1.1 करोड़ थी, यानी कि बिल्डर को मिनिमम 180% का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा था। आप खुद ही सोच के देखो कि एक सामान का इनपुट कॉस्ट 1.8 करोड़ है और आउटपुट 9.8 करोड़। और आजकल बिल्डर्स ने फ्लैट सेल करने की नई तरकीब निकाली है। स्टार्टिंग में सिर्फ 5 से 10 फ्लैट निकालेंगे, वो जब बिक जाएंगे तो अगले फ्लैट्स 10% प्राइस को बढ़ा के बेचेंगे, यानी कि वो खुद ही आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मुंबई जैसे शहरों में तो सीन ही अलग है। मुंबई का अराउंड 20% लैंड सिर्फ 9 फैमिलीज ओन करती हैं, और सिर्फ 500 फैमिलीज जो प्रैक्टिकली आधा मुंबई ओन करती हैं। अब इन सारी फैमिलीज की सारी नेटवर्थ इन प्रॉपर्टीज में टाइड होती है, यानी वो जो भी कैश फ्लो जनरेट करते हैं, वो सारा पैसा वापस इसी लैंड में और अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं टू मैक्सिमाइज देयर लैंड कवरेज। और इस वजह से मिडिल क्लास का मुंबई में घर लेना और भी ज्यादा आउट ऑफ रीच हो जाता है। नाइट फ्रैंक की 2024 रिपोर्ट बताती है कि टॉप सिटीज में खरीदे हुए घरों में लग्जरी सेगमेंट का शेयर 60% था, जबकि अफोर्डेबल सेगमेंट में सिर्फ 20% सप्लाई थी। रियल एस्टेट
एस्टेट में आज के टाइम में जो घर खरीद रहा है वो कुछ भी पैसे नहीं कमा रहा है। असली पैसे तो वो कमा रहा है जो कि एक लैंड को लेके उसके छोटे छोटे फ्लैट बना के बेच रहा है। डेवलपर्स ने शहरों की जमीन को एक इन्वेस्टमेंट टूल बना दिया है जहाँ पर रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से ज्यादा हैं और रेगुलेशंस हार्डली कोई। रेरा के आने के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी तो आई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लूपर्स अभी भी काफी ज्यादा है। काफी प्रोजेक्ट्स में पोजीशन डिलेस अभी भी है। एक केस में रेरा ने एक बायर को 2.25 करोड़ का कंपनसेशन दिया क्योंकि 10 साल का डिले था। इसी तरीके के डिलेस ऊपर से जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और हिडन चार्जेस, ये सब मिला के बायर का बजट 20 से 25% ऑलरेडी बढ़ जाता है, जबकि बिल्डर अपना मार्जिन इंटैक्ट रखता है। अब सवाल यह है कि ये सब कब चेंज होगा। गाजियाबाद का रहने वाला 28 साल का रोहित अपनी फैमिली के लिए नया घर लेने वाला था। जब घर देखने गया तो प्लॉट का रेट 10,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड था, लेकिन रोहित ने तब घर फाइनल नहीं किया। 2-3 महीने सोच के तरीके से प्लानिंग करके घर वालों का सपोर्ट लेके जब वो फाइनली घर फाइनल करने गया तब उसी प्लॉट का रेट 35,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड हो गया था। सिर्फ 3 महीने में 25,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का इंक्रीज। अब ये कोई जादू से तो नहीं हो सकता। इंडिया के ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में एक अनऑफिशियल रिश्ता चल रहा है बिल्डर्स, नेताओं और लैंड ऑफिसर्स का। लोकल बॉडी अप्रूवल्स, एफएसए रिलैक्सेशंस और जमीन को साफ करवाना, ये सारे काम पैसे को देके कराए जाते हैं। 2012 गुड़गांव के सेक्टर 83 में ज्यादातर एरिया खाली पड़ा था। तब यहाँ 1 एकड़ की जमीन का रेट लगभग 80 लाख रुपए था, लेकिन आज वही जमीन का रेट 15 से 20 करोड़ रुपए पहुंच गया है, क्योंकि वहां पे टाइम से हाईवे बना, मेट्रो लाइन बनने की अनाउंसमेंट हुई। लेकिन मेन खेलता है पॉलिटिकल सपोर्ट का। जमीन आज भी वही है, लेकिन सिर्फ 10-12 सालों में वहां का रेट 20 गुना बढ़ गया है। और इस समय पैसे कमा रहे हैं बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस, और पैसे चुका रहे हैं आप और मेरे जैसे आम आदमी जो कि 20 साल की ईएमआई लेके किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में उम्मीद लगाए बैठे हैं। इंडिया में रियल एस्टेट को काफी डेकेड से ऐसा सेक्टर देखा गया है जहाँ पे रिटर्न्स अच्छे हैं और पैसा सेफ रखा जाता है। इसी वजह से यहाँ पर ब्लैक मनी का इनफ्लो काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर पेपर वर्क फ्लेक्सिबल है, कैश ट्रांजैक्शन इजी है और ऑडिट ट्रायल्स मुश्किल से ही होती है। 2014 से पहले इंडिया के कुछ शहरों में 30-40 प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस कैश में होती थी। मान लो कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है तो वो 30-40 लाख कैश में देगा और बाकी अमाउंट चेक में। लेकिन इससे हुआ क्या, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने लग गए, क्योंकि जो बंदा घर ले रहा है वो ऑफिशियली तो घर सिर्फ 70 लाख का ले रहा है, लेकिन अनऑफिशियली वो घर 1 करोड़ का है, जिससे प्राइसेस का बढ़ना शुरू हो गया। डीमोनेटाइजेशन ने इस काम को टेम्पररी बेसिस पे झटका तो दिया था, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि और नए काम शुरू हो गए। बेनामी डील्स, शेल कंपनीज, कोऑपरेटिव हाउसिंग फ्रॉड्स और न जाने क्या क्या। नाइट फ्रैंक की 2023 की रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया के टॉप शहरों में 30% प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें लोग रहते नहीं है और लोगों ने सिर्फ इस पर्पज से ले रखी है कि वो इन्वेस्टमेंट है, और जिन्हें सच में घर की जरूरत है उनके सर पर छत भी नहीं है। आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडिया के शहर तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्लानिंग थोड़ी अटपटी सी है। मेट्रो के आसपास नई कॉलोनीज खुल जाती हैं, एक्सप्रेसवे के अनाउंस होते नए सेक्टर्स कट जाते हैं, लेकिन क्या ये किसी सरकारी पॉलिसी के तहत हो रहा है? नहीं, ऐसा करते हैं प्राइवेट बिल्डर्स। बिल्डर्स जमीन लेके प्लान बना के सभी को मैनिपुलेट करते हैं और फिर ऐसी सोसाइटीज और सेक्टर काट लेते हैं जिनकी उन्हें परमिशन भी मिल जाती है। गवर्नमेंट एजेंसीज मोस्टली सोसाइटी कटने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देती है, जहाँ पर रोड्स, ड्रेनेज, सीवेज सब कुछ बाद में बनता है, जो कि अगर पहले हो जाए तो सोसाइटी भी प्लान्ड बने और प्राइसेस भी सही रहे। एग्जाम्पल के लिए 2008-9 का नोएडा एक्सटेंशन, जो कि पहले खाली जमीन थी, तब बिल्डर्स ने यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे और मेट्रो के नाम पर 15 से 20 लाख के फ्लैट्स लॉन्च कर दिए, और आज वही फ्लैट्स 80 लाख रुपए के हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आज भी उस एरिया की कई सोसाइटीज में ना तो प्रॉपर पाइपलाइन है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम, ना ही सीवेज सिस्टम। लोग पानी के लिए टैंकर्स मंगवाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जब कंज्यूमर के बाद आता है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो होती है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़ पाते। इसीलिए आज के जमाने में अर्बन इंडिया का मिडिल क्लास यूथ घर खरीदना नहीं, रेंट पे लेना चूज कर रहा है, क्योंकि वह मजबूर है। पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, इन शहरों के मैक्सिमम 25 से 35 साल के लोग आज के टाइम में रेंट पर रह रहे हैं। नो ब्रोकर के मुताबिक 1 BHK फ्लैट्स का रेंट 15 से 25 हजार रुपए का हो चुका है, जिसमें 50,000 से 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी पड़ती है। और जब 2 BHK फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट ही 15 से 20 लाख रुपए की हो तो घर लेना एक सपना ही रह जाता है। प्रॉपर्टी ओनरशिप अब एक रुतबा बन गया है, ना कि एक बेसिक राइट। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% वर्किंग इंडियंस की मंथली सैलरी 25,000 से नीचे है। यानी एक टीचर, एक नर्स, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए घर लेना उसकी रिटायरमेंट के आसपास ही पॉसिबल है। हर पॉलिटिशियन की स्पीच में मिडिल क्लास को इंडिया की बैकबोन तो कहा जाता है, लेकिन जब सब्सिडी और स्कीम देने की बात आती है तब पता नहीं कैसे मिडिल क्लास की इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करती है।
इसी वजह से रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड आया है। कोविड के बाद से लोग टीयर 2 सिटीज जैसे जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर इन सब सिटीज में शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पर जमीनों के रेट 400 से 800 रुपए स्क्वायर फीट है। और वैसे तो कई जगह स्कैम्स हो रहे हैं, लेकिन काफी जगह अच्छा काम भी हो रहा है। जैसे गुजरात के ढोलेरा स्मार्ट सिटी में ऑक्शनिंग काफी ट्रांसपेरेंट हो रही है। अब सिटी कब बन के तैयार होगी वो अलग बात है, लेकिन जो ऑक्शनिंग है वो काफी ट्रांसपेरेंट है। दिल्ली ने डीडीए में 11.5 लाख में फ्लैट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। बेंगलोर में ई खाता के थ्रू प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स डिजिटल हो गए हैं। और नो ब्रोकर, मैजिक ब्रिक्स जैसे एप्स ने वेरीफाइड लिस्टिंग्स के थ्रू फ्रॉड्स को काफी कम कर दिया है। लेकिन असली बदलाव तो जब आएगा जब गवर्नमेंट लैंड को पब्लिक हाउसिंग के लिए रिलीज करे, रियल एस्टेट को स्टॉक मार्केट के जैसे ट्रांसपेरेंट बनाए, और सबसे मेन बात, प्रॉपर्टी को हर आदमी का बेसिक राइट में डिक्लेयर किया जाए ताकि प्राइस पे कैप लगा हो। तो क्या ये मिडिल क्लास इंडियन अपनी मेहनत की कमाई से बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के एक सेफ और अफोर्डेबल घर खरीद सकता है? शायद हाँ, अगर अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और एक्शन तीनों चीज साथ में मिल जाए तो। क्या आप भी इस महंगाई के जमाने में अपना खुद का घर खरीद पाए हो? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और इस प्राइसेस को कम करने के क्या सॉल्यूशंस हैं, मुझे वो भी कमेंट्स में बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आती है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।